हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनरल साइंस के अंतर्गत न्यूट्रिशन अर्थात पोषण चैप्टर को पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथियों, साइंस की कुछ क्लास अर्थात ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास इस चैनल पे पहले से अपलोड है। जिन साथियों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम आज से शुरू करते हैं न्यूट्रिशन चैप्टर को। दोस्तों, न्यूट्रिशन अर्थात पोषण दोस्तों, हमारे शरीर को जो है हवा और जल, हवा में भी ऑक्सीजन और जल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक नीड जो हमारे शरीर की है वो है दोस्तों पोषण एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ये पौष्टिक तत्व प्रदान करता है और शरीर को टेम्परेचर भी ये पोषण प्रदान करता है। दोस्तों, इस ऊर्जा के द्वारा ही जब शरीर को ऊर्जा मिलती है तो शरीर की जितनी भी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती हैं वो इस ऊर्जा के द्वारा ही संचालित की जाती हैं। और एक स्वस्थ शरीर को 45 प्रकार के पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ शरीर को चलायमान बनाए रखने के लिए, स्वस्थ शरीर की शारीरिक क्रियाओं और मानसिक क्रियाओं को चलायमान बनाए रखने के लिए 45 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत हमारे शरीर को होती है। ये सभी जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सभी को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शारीरिक निर्माण में ये कार्बोहाइड्रेट सहायक होता है। सेकंड है आपका फैट से भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है और हमारे शरीर के जो रक्षात्मक कार्य होता है वो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है और प्रोटीन से भी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर को एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों से प्राप्त होती है। अगला है आपका विटामिन भी हमारे शरीर की रक्षा करता है और ये शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण जो है वो विटामिन के द्वारा किया जाता है। अगला है आपका मिनरल सॉल्ट। ये हमारे शरीर की रक्षा करता है और जो शारीरिक क्रियाओं का नियमन होता है उसका कार्य भी मिनरल करता है। अगला है हमारा वाटर को भी न्यूट्रिएंट्स में रखा गया है। हालांकि पानी अर्थात वाटर से किसी प्रकार की हमें एनर्जी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी ये शारीरिक क्रियाओं का नियमन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वाटर, इसलिए इसको जो है इस न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में रखा गया है। तो आइए हम एक एक करके जो है सबको समझते हैं और आपके एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज भी कहा जाता है और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसका रेशियो जो है कार्बन का रेशियो 1 होता है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 होता है और फिर ऑक्सीजन का रेशियो 1 होता है। 1:2:1 के रेशियो में जो है इसका निर्माण होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। जैसे अगर इसका हम एक एग्जांपल ले तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। तो इसमें आप देखिए इसका रेशियो जो है वही है 1:2:1। कार्बन के 6 अणु है, हाइड्रोजन के 12 अणु है और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर जो है ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, कार्बोज के 1 ग्राम अणु से जो है 1 ग्राम अणु से हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। जब हमारे शरीर को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जब उसका दहन होता है तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। इस कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में दोस्तों ग्लूकोज को रखा गया है, फ्रक्टोज को रखा गया है और ग्लैक्टोज को रखा गया है। इस ग्लूकोज को जो है अंगूर की शर्करा कहते हैं या फिर इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं, ब्लड शुगर। सेकंड जो आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं और ग्लैक्टोज जो है वो प्लांट में नहीं पाया जाता है, ये केवल एनिमल में पाया जाता है। ये केवल एनिमल की शर्करा होती है ग्लैक्टोज।
और ग्लैक्टोज जो है वो लैक्टोज का, जब लैक्टोज को सिंपल शुगर में तोड़ा जाता है तो लैक्टोज टूट के जो है एक अणु ग्लूकोज का बनाता है और एक अणु ग्लैक्टोज का बनाता है। इसको हम आगे समझेंगे। तो हमने बताया कि मोनोसेक्राइड जो है इसको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं, सिंपल शुगर। और मोनोसेक्राइड को ग्लूकोज को मोनोसेक्राइड की श्रेणी में रखा गया है। फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज को भी मोनोसेक्राइड की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहते हैं या फिर इसी को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं और ग्लैक्टोज जो है वो केवल एनिमल में पाया जाता है, ये प्लांट में नहीं पाया जाता। सेकंड है आपका डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब होता है कि मोनोसेक्राइड के दो अणु जब मिलेंगे तब डाइसेक्राइड शुगर का निर्माण होता है। जैसे अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो है जब एक अणु ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज, सुक्रोज का निर्माण तब होता है जब एक अणु आपका ग्लूकोज का मिलता है और एक अणु आपका फ्रक्टोज का मिलता है, तब दोनों मिलकर जो है सुक्रोज का निर्माण करते हैं। और ये सुक्रोज जो है वो आपके गन्ना में पाया जाता है और चुकंदर में भी पाया जाता है, इसलिए सुक्रोज को गन्ना और चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड है आपका माल्टोज। दोस्तों माल्टोज जो है एक अणु ग्लूकोज का होता है और फिर दूसरा अणु भी जो है वो ग्लूकोज का ही होता है, अर्थात सुक्रोज जो है वो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, जबकि माल्टोज आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। अर्थात दो अणु जब ग्लूकोज के मिलते हैं तब आपका माल्टोज का निर्माण होता है और ये अंकुरित अनाज और जौ में पाया जाता है। अगला है आपका लैक्टोज। लैक्टोज को दूध की शर्करा कहते हैं, अर्थात दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। अगला है आपका पॉलीसेक्राइड। दोस्तों पॉलीसेक्राइड जो है जब सिंपल शुगर अर्थात मोनोसेक्राइड के जब कई सारे अणु मिल जाते हैं तब वहां पे पॉलीसेक्राइड का निर्माण होता है। और इसमें आपका स्टार्च को रखा गया है। स्टार्च ये पेड़ पौधों के बीज और जड़ में पाया जाता है और इस स्टार्च को जो है अल्फा ग्लूकोज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहा जाता है। सेकेंड है आपका सेलुलोज। सेलुलोज वो अनाज और दाल के छिलके में पाया जाता है और पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा शर्करा पाई जाती है पॉलीसेक्राइड में वो है आपका सेलुलोज। सेलुलोज ये पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज शर्करा पाई जाती है और ये अनाज और दाल के छिलके में पाई जाती है और इसको बीटा ग्लूकोज भी कहा जाता है। हमने देखा कि स्टार्च को जो आपका स्टार्च है, स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहा जाता है, अल्फा ग्लूकोज। और जो सेलुलोज होता है सेलुलोज को फ्रेंड्स बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने देखा स्टार्च ये पेड़ पौधों के बीज और जड़ों में पाया जाता है, सेलुलोज ये अनाज और दाल के छिलके में पाया जाता है और ग्लाइकोजन अगला है पॉलीसेक्राइड। ये जंतुओं के यकृत अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं और मनुष्य को साथ में लेके जितने भी मानव हैं उनके लीवर में अर्थात यकृत में ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन बेसिकली वो होता है जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में जो है जाके जमा होता रहता है। तो ये ग्लाइकोजन जो है वो जंतुओं के यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। अगला है दोस्तों आपका पेक्टिन। पेक्टिन ये जो पके फल होते हैं, पके फल के छिलके और जानवरों के सींग और खुर में जो है ये आपका पेक्टिन
पॉलीसेकेराइड पाया जाता है और ये अपचनीय होता है। अपचनीय होता है अर्थात ये शरीर में जाने पे जो है इनका पाचन नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने कार्बोहाइड्रेट को देखा। अब हम आइए देखते हैं जो दूसरा न्यूट्रिएंट्स था फैट के बारे में। आइए हम फैट के बारे में समझ लेते हैं। साथियों, हमने कार्बोहाइड्रेट को देखा, अब हम आइए देखते हैं फैट, जो कि दूसरा हमारा न्यूट्रिशन है। दोस्तों, फैट जो है, फैट अर्थात इसको वसा कहा जाता है, ये एक कार्बनिक यौगिक होता है और ये ग्लिसरीन और वसीय अम्लों का मिश्रण होता है। ग्लिसरीन और वसीय अम्ल अर्थात फैटी एसिड का मिश्रण होता है ये आपका फैट। दोस्तों, जो ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन ये 3 कार्बन का एल्कोहल होता है, अर्थात ग्लिसरीन एक प्रकार का एल्कोहल होता है जिसमें 3 कार्बन अणु पाए जाते हैं। जबकि आपका फैटी एसिड जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त फैटी एसिड होता है और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त का मतलब ये होता है कि उसका जो उसके अंदर जो कार्बन के अणु पाए जाते हैं उस फैटी एसिड में, संतृप्त फैटी एसिड में जो कार्बन के अणु पाए जाते हैं वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होते हैं, जबकि असंतृप्त फैटी एसिड में कार्बन के अणु बैलेंस नहीं होते हैं। दोस्तों, जो संतृप्त फैटी एसिड है इसमें जो है नारियल और ताड़ का तेल आता है। केवल नारियल और ताड़ का तेल ही जो है वो संतृप्त फैटी एसिड है, जबकि असंतृप्त फैटी एसिड जो है इसमें मछली का तेल और जितने भी वनस्पति तेल आते हैं वो जो है आपके असंतृप्त फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जब शरीर में इसकी अधिकता हो जाती है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से ही हार्ट अटैक की बीमारी होती है, हार्ट अटैक। और इसी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से ही हाई ब्लड प्रेशर की भी बीमारी हो जाती है और नस की जो ब्लॉकेज होती है, नसों की ब्लॉकेज, ये भी जो है इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से ही होती है, जो कि असंतृप्त फैटी एसिड लेने की वजह से होती है। दोस्तों, जो फैट होता है अर्थात जो वसा होती है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये मिल के बना होता है। हालांकि इसमें अनुपात इसका भिन्न भिन्न होता है। जबकि अभी हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, जबकि इस फैट में जो है ये अनुपात जो है निश्चित नहीं होता है, ये अनुपात जो है वो भिन्न भिन्न होता है। यही अंतर होता है फैट और कार्बोहाइड्रेट के बीच में। दोस्तों, जब ये फैट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठोस अवस्था में होता है, फैट प्रायः 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठोस अवस्था में होता है। लेकिन अगर यही फैट जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर द्रव हो जाता है तो उसको जो है ऑयल कहते हैं। अर्थात जब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितने भी फैट हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन जब इसी टेम्परेचर पे अगर वो द्रव है तो उसको जो है तेल मान लिया जाता है। इस फैट का संश्लेषण जो है वो शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसके कार्य जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दोस्तों, अगर हम ऊर्जा की बात करें तो शरीर को 3 एलिमेंट से ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि फैट से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। 1 ग्राम फैट से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है, जबकि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन से हमको 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम अणु के दहन से। जब शरीर में 1 ग्राम अणु इसका मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट से 4.2, फैट से 9.2 और प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसके बाद फैट जो है वो शरीर के ताप का नियंत्रण भी रखता है।
क्योंकि ये जो है फैट हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है, हमारे स्किन के नीचे, और जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को शरीर के बाहर ये फैट आने नहीं देता है। ये फैट जो है वो शरीर को सुंदरता भी प्रदान करता है। चूंकि ये फैट जो है वो स्किन के नीचे रहता है, इस वजह से हमारी जो त्वचा होती है वो चिकनी और सुंदर दिखाई देती है। और जब ये फैट धीरे धीरे शरीर में कम होने लगता है तो हमारी स्किन जो है वो सिकुड़ने लगती है, और एक समय के बाद जो है हमारे स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो झुर्रियां हमारे शरीर में कब पड़ती हैं? जब शरीर में फैट की कमी हो जाती है, अर्थात वसा की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने आज की क्लास में न्यूट्रिशन अर्थात पोषण के तहत हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा को देखा। अगली क्लास में हम प्रोटीन और विटामिन पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मिनरल और वाटर को भी देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।